प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था के अगले कड़ी में यानी कि क्लास 12 के चैप्टर 1 के अगले कड़ी में हमारे पास जो टॉपिक है वो है विद्युतीय गुण। इससे पहले आपने ठोस के गुण, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, उसके बाद इकाई सेल, क्रिस्टल जालक, इकाई सेल के प्रकार, उसके बाद आप पढ़े ठोस में अपूर्णता, क्रिस्टल में पैकिंग। इन सभी टॉपिक्स को यानी ऑलमोस्ट 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है इस चैप्टर का। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जा करके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जा करके देख लेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जा करके वहां से देख लीजिए, और बाकी सारे लेक्चर्स को देख करके यहाँ पहुंची तो आपको मजेदार तरीके से समझ में आएगा। बाकी ये भी टॉपिक अलग है, सेपरेट है, इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले आपको हम समझा दें कि हम लोग पढ़ कैसे रहे। तो सारे टॉपिक का जो है पूरा डिटेलिंग यहाँ है, अपने साथ मैटर है। बीच बीच में जहां जरूरत पड़ेगा हम अपने अनुसार रिटेन वर्क करेंगे, और उसके बाद जो है सबसे लास्ट की जब बात करते हैं तो जिन टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं उससे 10 वस्तुनिष्ठ सवाल, 10 ऑब्जेक्टिव सवाल भी करेंगे। ये बहुत फायदेमंद चीज होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेना, ताकि जिस टॉपिक को पढ़े उससे तुरंत क्वेश्चन हो गया तो ये समझ में आ गया कि इस टॉपिक को अगर हम पढ़ें तो इससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को थोड़ा और ज्यादा मजबूती मिल जाता है इस तरीके से पढ़ने से। तो आइए हम लोग इस कहानी को आगे लेकर के चलते हैं, जिसका नाम है विद्युतीय गुण, और ठोस के विद्युतीय गुण की बात करनी है। विद्युतीय गुण यहाँ देखिए एक रेंज दिखाया गया है 10⁻² से 10⁻7। इस रेंज पर हम चर्चा करें उससे पहले आप सभी जानते हैं कि विद्युतीय गुण जो है, इसके आधार पर आप जानते हो कि हमारे पास जो पदार्थ होते हैं वो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। जैसे लोहा विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, जैसे आपके पास सोना हो गया, चांदी हो गया, अल्युमिनियम हो गया, है ना, या विलियन हो गया, नमक का घोल हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का घोल हो गया, तो उनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, जैसे शुद्ध जल से विद्युत धारा प्रवाहित होगा क्या? H2O से जल धारा प्रवाहित होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, लकड़ी से विद्युत धारा प्रवाहित होगा क्या? नहीं होगा। क्या डायमंड से प्रवाहित हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो हम पूरा का पूरा अभी कवर करने वाले हैं कि किन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, किन से नहीं प्रवाहित होता है, उसके पीछे का कारण क्या है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनसे आधा अधूरे तरीके से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस टॉपिक में हम लोगों को पूरा का पूरा वही जानना है कि किन से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, किन से नहीं होगा, कुछ से आधा अधूरे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, तापमान अगर बढ़ाएंगे तो कैसे प्रभावित होगा विद्युत धारा का प्रवाह। आप पढ़े होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कैसे होता है। इन सभी के बारे में जानकारी हम लोगों को इस टॉपिक में मिलने वाला है, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो मात्रा है, यानी किसी भी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसको मात्रात्मक रूप से दिखाने के लिए हम लोग एक इस्तेमाल करते हैं शब्द का, जिसको हम लोग चालकता कहते हैं, है ना, चालकता। तो ठोस विद्युत चालकता में अद्भुत विविधता दर्शाते हैं। परिमाणों का परास 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर तक है। यह लगभग 27 कोटियों में फैला हुआ, 27 रेंज है इसके, समझ रहे हो ना, 10⁻7 से लेकर 10⁻⁻20 तक। तो 10⁻⁻20 से लेकर आप आइएगा 10⁻0 तक, तो 20 तो इधरे हो गया और 7 इधर हो जाएगा, तो 27 हिस्सों में डिवाइड। आप देखो यहाँ पर ये ब्लैक किया हुआ है, ये ब्लैक किया हुआ, तो ब्लैक इसलिए किया हुआ, इंडिकेट कर रहा है कि इधर जब होगा चालकता का मान तो इधर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे, यानी चालकता का मान जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे देखिए इधर में पूरा देखिए इलेक्ट्रॉन टाइप का मटेरियल दिखाया गया है जो विद्युत धारा के प्रवाह को प्रदर्शित कर रहा है। यानी 10⁻⁻20 से 10⁻7 की ओर जब हम बढ़ेंगे तो हमारा विद्युत धारा का प्रवाह इस तरफ हो रहा होगा। आइए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जब हम विद्युतीय गुण की बात करते हैं तो विद्युतीय गुण के आधार पर हमारे पास पदार्थ 3 प्रकार के हो जाते हैं।
एक को हम चालक कहते हैं, इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। विद्युत रोधी या इसी को कुचालक भी कहते हैं आप, इसी को आप कुचालक भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। तीसरा होता है अर्धचालक, इसको इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो हमारे पास कुल जो है विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ठीक है, देखो आप इस बात को समझना कि जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, इस बीच में कोई इंटरटेनमेंट नहीं, कोई मजाक नहीं, कोई अनर्गल बातचीत नहीं। आप कम समय में अपने कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओ, क्योंकि देखो जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो पढ़ाई और इंटरटेनमेंट दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो इंटरटेन होने का कोशिश नहीं करना है। जब हम पढ़ रहे हो तो सीरियसली पढ़ रहे हो, क्योंकि आप पढ़ते हैं तभी जब एक बेहतर ख्वाब होता है, समझ गए, एक बेहतर जीवन जीने की कल्पना होती है मन के अंदर में, तभी आप पढ़ाई कर रहे हो। अन्यथा आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है, अपने तरीके से जीवन को जीना है, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना है, तो ही आप पढ़ाई को चुने हैं। तो उसको बरकरार रखिए। और इंटरटेनमेंट पढ़ाई के वक्त नहीं, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, अगर वो इंटरटेन कर रहा है, आपके समय को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। जिस समय में आपको इंटरटेन किया जाएगा उस समय में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि टीचर इंटरटेन करने के लिए नहीं है ना। आपके पास और भी तो कई सारे सोर्स हो सकते हैं इंटरटेनमेंट के, टीवी है, मोबाइल है, दोस्त है, यार है, कई तरह के सोर्सेस हैं। टीचर से इंटरटेनमेंट का एक्सपेक्टेशन गलत है, या जो टीचर करता भी है वो भी गलत है। आइए हम लोग बात करें कंडक्टर की, बात करें चालक। तो चालक हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि चालक वो होता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखिए अपने पास ये मटेरियल है, इससे विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है, इससे विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से होता है, तो हम कहते हैं कि ये चालक। ठीक है, इसका परास बोला, चालकता का परास कितना है? तो 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 7 तक प्रति ओम प्रति मीटर। धातुओं की कोटि 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति मीटर। ये धातु का है मान, उत्तम चालक माना जाता है। और सबसे उत्तम चालक में कौन सा धातु आता है? तो चांदी आता है, चांदी आता है, सिल्वर आता है ना। तो 10 के पावर 7 जो है सबसे उत्तम कोटि, और वो किसका होता है? धातुओं के लिए होता है चालकता का मान। ठीक है, इसका परास यानी रेंज पता चल गया कि चालक का जो रेंज होता है 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 7। फिर आइए कुचालक में यानी विद्युत रोधी में, आइए इंसुलेटर में। देखिए यहाँ शीशा दिया हुआ है, लकड़ी दिया हुआ, पत्थर है, ये तो ये दिए हुए हैं, इनको आप देखोगे तो देखो बहुत कम चालकता, इनकी चालकता क्या है? बहुत कम है। परास दिया हुआ है 10 के पावर माइनस 20 से 10 के पावर माइनस 10 ओम प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर। तो जब विद्युत रोधी बोल दिया, कुचालक बोल दिया, तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ से विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगा। हम पहले के लेक्चर्स में आपको यह भी बता चुके हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह दो ही कारणों से होता है, या तो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति कर रहा हो, या फिर आयन स्वतंत्र रूप से गति कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत रोधी जो है उसके अंदर में क्या है कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाता है। अब आइए तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक का वह होता है कि यह आधा अधूरा, आधा अधूरा कहिए, या इसको आप कह सकते हैं आंशिक रूप से, आंशिक रूप से जो अर्धचालक होता है वो आंशिक रूप से विद्युत धारा का प्रवाह करता है। जो अर्धचालक होता है वो आंशिक रूप से विद्युत धारा का प्रवाह करता है, इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्ध देख रहे हो ना, शब्द पकड़ो, अर्ध, अर्ध का मतलब आधा चालक, आधा चालक है, पूरा चालक नहीं, आधा। तो आधा अधूरा तरीके से विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। ये देखिए चिप का दिया हुआ है फोटो, चिप वगैरह जो इस्तेमाल किया है तो अर्धचालक कहीं बने होते हैं। मध्यवर्ती परास कहा जा रहा क्या है कि 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर 4 तक इसका जो है आपका अर्धचालक का परास होता है। 10 के पावर माइनस 6 से 10 के पावर 4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए ना क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो चालकता का परास दिया हुआ है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़े। धातुओं में विद्युत चालन। जब हम धातुओं में विद्युत चालन की बात करते हैं तो धातुओं में हम आपको बता चुके हैं कि धातुओं की संरचना कुछ इस प्रकार से रहती है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र रहता है। हम आपको धातु ही ठोस में पढ़ाए थे कि इलेक्ट्रॉनों का समुद्र रहता है, और इसी में आप किसी धातु को अगर रख देते हैं तो धातु को चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन घेर लेते हैं, ऐसे इस प्रकार से चारों तरफ से घेर लेते हैं।
तो जब चारों तरफ से घेर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इतना न अनंत इलेक्ट्रॉन है कि कुछ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। ठीक है, तो धातुओं में जो विद्युत का जो चालन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से गति करने के कारण। परमाणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, यही परमाणविक कक्षक आणविक कक्षक में बदल जाते हैं, और फिर यही आणविक कक्षक ऊर्जा बैंड में बदल जाते हैं। ऊर्जा बैंड क्या होता है इसका चर्चा हम आगे के टॉपिक में करेंगे, आगे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, देखिए चालन का माध्यम लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन या आयनों का गमन। धातु परमाणुओं के कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं जो ऊर्जा में इतने पास होते हैं कि वे बैंड बना लेते हैं। इसका चर्चा हम आगे करेंगे डिटेल करके। यदि यह बैंड आंशिक रूप से भरा हो या अतिव्यापन करता हो तो विद्युत आसानी से प्रवाहित होता है। इस पूरे स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन हम आगे अभी करने वाले हैं तुरंत, लेकिन फिलहाल देख लीजिए यहां पर बोला है कि बैंड सिद्धांत का चित्रण। तो बैंड सिद्धांत का चित्रण हम आपको, अब चलिए हम अपने तरीके से आपको थोड़ा हम फोटो लेकर के समझाएं, तब हम लोग फिर यहाँ लौटें। समझिए, जिस बैंड की यहाँ बात कर रहा है, आप मानकर चलिए कि आपके घर में एक बल्ब है, ऐसे मानकर चलिएगा तो ज्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा। ये मान लो बल्ब, ठीक है, ये आपके घर में लगा हुआ है, ये बाहर में पोल पर ऐसे तार गया हुआ है, ऐसे तार गया हुआ, ठीक है। अब क्या बल्ब यहां पर है तो क्या ये ऐसे डायरेक्ट जल रहा है आपके घर में? नहीं जल रहा। घर के बाहर जो लगा हुआ पोल रहता है, उस पोल पर जो तार होते हैं, इस तार से हम खींच करके अपने यहाँ एक तार लाते हैं, उसको बोर्ड में लगा देते हैं, फिर बोर्ड से एक कनेक्शन दे करके हम बल्ब में लगाते हैं, और जब ये बल्ब में लग जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर बल्ब जो है हमारा क्या हो गया? जलने लगा। ये बल्ब हमारा जलने लगा। बल्ब जब जलने लगा तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जब बल्ब अकेले था, यहाँ जब अकेले था, तो इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था, तो यह एक खाली डब्बा था। क्या था ये खाली डब्बा था। समझिए इसको अच्छे से ना, ये खाली डब्बा था, पूरी तरह खाली, क्योंकि इसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉन का बहाव नहीं हो रहा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन का बहाव नहीं हो रहा, आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा, तो ये खाली डब्बा है। लेकिन जब ये तार, जिस तार को आपने यहां से लाया, ये जो तार आपने लाया, इस तार के आते ही बोर्ड से जुड़ा और फिर यहां जुड़ते ही विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा। इसका सीधा अर्थ है कि इस तार से होते हुए कौन आया होगा? इलेक्ट्रॉन आया हुआ। इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो आवेश आएगा, और आवेश आएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो तार आया है, यह तार जो है हमारा, वो विद्युत धारा का स्रोत बना। यह तार जो है वो किसका स्रोत बना? विद्युत धारा का स्रोत बना, या इलेक्ट्रॉन का स्रोत बना। तो ये तार हमारा इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, तो इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ डब्बा था, ये भरा डब्बा है। समझिए, ये भरा डब्बा है। तो जो खाली डब्बा है, समझना, जो खाली डब्बा है, इस खाली डब्बे को हम लोग नाम क्या देंगे? तो इस खाली डब्बे को हम लोग एक नाम देंगे, वो होगा चालन पट्टी। समझिए, चालन पट्टी। इस खाली डब्बे को नाम देंगे चालन पट्टी, इंग्लिश में कंडक्शन बैंड। इंग्लिश में क्या नाम देंगे? कंडक्शन बैंड। वहीं देखो ये इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ डब्बा है, तो इस डब्बे को नाम दिया जाएगा संयोजी पट्टी। संयोजी पट्टी, इंग्लिश में इसको कहेंगे वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। हमारे पास दो तरह के डब्बे हैं, एक है खाली डब्बा, एक है भरा डब्बा। खाली डब्बे को हम चालन पट्टी कह रहे हैं, इंग्लिश में कंडक्शन बैंड कह रहे हैं। भरा डब्बा जो है उसको संयोजी पट्टी कहते हैं, यानी वैलेंस बैंड। तो इसी प्रकार से पट्टी सिद्धांत के आधार पर ये जो बैंड सिद्धांत लिखा गया है, इसके आधार पर दो तरह के बैंड या दो तरह की पट्टियां पाई जाती हैं, एक संयोजी पट्टी और एक हो जाता है चालन पट्टी। संयोजी पट्टी को जब रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो, तो ऐसे दिखाते हैं, इसमें डॉट 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 दिखाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ऐसे डॉट डॉट दिखाते हैं, ऐसे डॉट डॉट दिखाते हैं। आइए चालन पट्टी जो है एक खाली डब्बा है, तो इसको ऐसे खाली दिखाते हैं।
ठीक है। संयोजी पट्टी वे पट्टी हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, चालन पट्टी वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यह एक खाली डब्बा होता है। तो हमारे पास दो प्रकार की पट्टियां हो गई, संयोजी पट्टी और चालन पट्टी। अब आप समझना, जब आप सुचालक की बात कर रहे हैं, जब आप सुचालक की बात कर रहे हैं, किसी भी चालक की बात कर रहे हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, इंग्लिश में आप उसको कंडक्टर कहिएगा। तो जब आप किसी सुचालक की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, तो इनसे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, समझिएगा, आसानी से प्रवाहित होता है। अब आप समझो, जब यहां से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जा रहा है, इसका मतलब है कि संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा और चालन पट्टी में प्रवेश कर जा रहा होगा। आप समझो बात को, कि अगर ये विद्युत धारा यहां से आसानी से प्रवाहित हो पा रहा है, इसका अर्थ है कि संयोजी पट्टी और चालन पट्टी एकदम एक दूसरे के संपर्क में होगा, तभी ना यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, यहां चला जा रहा होगा, यहां से निकला यहां चला गया, यहां से निकला यहां चला गया। तो कहने का मतलब कि अगर संयोजी पट्टी और चालन पट्टी यहां दोनों एक दूसरे से क्या है, सटे हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए, क्योंकि अगर दूर दूर रहता तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से नहीं होता, तो विद्युत धारा भी आसानी से प्रवाहित नहीं होता। लेकिन कह रहा है कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा आसानी से, इसका मतलब संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन पट्टी में आसानी से पहुंच जा रहा होगा। यानी जैसे हम बल्ब दिखाए आपको कि यहां से क्या हो रहा होगा, कि यहां से तार आया और इस तार से होते हुए बल्ब में इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां सप्लाई कर गया आसानी से, तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जा रहा है। तो सुचालक का अर्थ हुआ कि विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो रहा है। इसका मतलब है कि संयोजी पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे से एकदम सटे हुए हैं, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं है। क्लियर है बात ना, इसमें इसमें कोई गैप नहीं है। फिर आगे बढ़िए और बात कीजिए अर्धचालक। अर्धचालक समझिएगा बात को ना, अर्धचालक इंग्लिश में इसको कहेंगे सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर आंशिक रूप से विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, आंशिक रूप से विद्युत धारा प्रवाहित करता है, आंशिक रूप से विद्युत धारा प्रवाहित करता है। आंशिक माने आधा अधूरा। तो देखिए इसका संरचना कैसा बनाना चाहिए, तो अगर ई है चालन पट्टी, अगर ये है चालन पट्टी तो ये है संयोजी पट्टी, नहीं सॉरी, ये है संयोजी पट्टी तो ये है चालन पट्टी। समझिए बात को आप, कि यहां जब गैप रहेगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे यहां, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन बीच में गिर जाएगा, ऐसे बीच में गिर जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन बीच में गिर जा रहा है। तो यहां पर जो बीच में गिर जा रहा है, तो बीच वाले की वजह से तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाया, और जो पार हो गया उसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो यही बोला जा रहा है कि आधा अधूरा तरीके से विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी पट्टी से निकलकर चालन पट्टी में चले जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह जाएंगे। समझ में आ रही बात, कुछ इलेक्ट्रॉन बीच में ही रह जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे अर्धचालक। यहां देखिए ये जो गैप है, यहां ये जो गैप पाया जा रहा है संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच में, इस गैप को ऊर्जा अंतर कहा जाता है। तो ऊर्जा अंतर जो है यहां नहीं है, सुचालक में नहीं है, लेकिन अर्धचालक में थोड़ा सा है, अर्धचालक में थोड़ा सा है। अब आइए कुचालक। कुचालक नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर।
इसका अर्थ क्या होता है? इनसे विद्युत धारा का प्रवाह, इनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, इनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है ना? इनसे विद्युत धारा का प्रवाह, यानी कि संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकलता तो होगा लेकिन चालन पट्टी में नहीं पहुंचता होगा। तार से इलेक्ट्रॉन तो आया लेकिन बल्ब तक पहुंच ही नहीं पाया, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। बस इसी आधार पर समझ लीजिए, देखिए ये है संयोजी पट्टी और यहां इतना दूर पर है चालन पट्टी। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी पट्टी वाले कितना भी कोशिश कर लेंगे, संयोजी पट्टी और ये है चालन पट्टी, अब इलेक्ट्रॉन यहां से उछलेगा तो जरूर संयोजी पट्टी से, लेकिन पहुंच ही नहीं पाएगा, बीच में गैप में रह जाएगा। अब मान लीजिए आपको कितना भी दूध पिलाकर ताकतवर बना दिया जाएगा, तो क्या आप नदी फान जाइएगा? नहीं ना। नाला फान सकते हैं, नली फान सकते हैं, पहाड़ नहीं ना फान जाइएगा। वही बात है कि यहाँ जो गैप है वो गैप इतना बड़ा है संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच वाला कि इलेक्ट्रॉन चाह कर भी इस गैप को पार नहीं कर पाएगा। इसी कारण से ये कुचालक होगा, यानी संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकल तो रहा है लेकिन चालन पट्टी में नहीं पहुंच रहा। समझ गए बात को ना? तो यही कहलाता है क्या? हमारा कुचालक। और इसमें ऊर्जा अंतर सबसे ज्यादा होता है। अब यही आपसे अगर पूछ दिया जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा अंतर कहाँ है, तो कुचालक में, और सबसे कम कहाँ है, सुचालक में। अब बीच वाला तो हो गया अर्धचालक। क्लियर होगी बात? तो ये आपका पट्टी सिद्धांत के आधार पर 3 प्रकार के ठोस का चर्चा। यहाँ आइए, आपने फोटो पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर धातु की बात कर रहा है। तो देखिए ऊपर में ये खाली वाला डब्बा जो है चालन पट्टी है, ये चालन पट्टी, और नीचे वाला ये संयोजी पट्टी, नीचे वाला संयोजी पट्टी। तो चालन पट्टी संयोजी पट्टी एक दूसरे से आंशिक रूप से क्या होते हैं, ये देखो अति व्यापित होते हैं। लेकिन वही अचालक में देखिए, तो अचालक में बीच में बड़ा सा गैप दिखाया गया, और वहीं अर्धचालक में देखिए तो थोड़ा सा गैप दिखाया गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बीच में रह जाएंगे। तो लघु ऊर्जा अंतर, यहाँ अधिक ऊर्जा अंतर, और यहाँ पर कोई ऊर्जा अंतर नहीं। समझ गए बात को? अब यहां से एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि अगर सुचालक का तापमान बढ़ाएंगे, अगर तापमान बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिए, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उसके चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप सोचिए ना, यहां पर समझिएगा बात को अच्छे से। हाँ देखो, अगर यहां आप तापमान बढ़ाओगे, अब मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए, ठीक है, 10 आदमी बैठे हुए एक कमरे में, सब लोग को बोला गया कि कमरे से बाहर निकल जाइए, तो दरवाजे से आसानी से आप लोग धीरे धीरे करके बाहर निकल जाए। लेकिन अचानक से एक आदमी गड़ासी लेके आपके पीछे दौड़ जाए और बोले कि जल्दी से भागो तो सबको काट देंगे। बस आप क्या करेंगे, अचानक से दौड़ना शुरू करेंगे और इस कारण से दरवाजे पर क्या हो जाएगा, जाम लग जाएगा। तो जो आसानी से आदमी पार कर सकता था पार नहीं कर पाया क्योंकि दरवाजे पर जाम लगा। सिमिलर मामला यही होता है कि जब सुचालक में हम तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा है वो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता बढ़ने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन जाम होता है, इलेक्ट्रॉनों का भीड़ बढ़ जाता है। अब भीड़ बढ़ जाएगा तो चाह कर भी अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आसानी से नहीं जा पाएंगे। तो इस कारण से तापमान बढ़ाने पर चालकता क्या होता है, घट जाता है। किसी भी सुचालक का, धातु का आप तापमान बढ़ाइएगा तो उसका चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच में इलेक्ट्रॉनों का जाम लग जाता है। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन फिर आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाते। लेकिन वही फिर इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ देखिए अर्धचालक वाले मामला में क्या हो जा रहा है कि यहाँ एक गैप है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जा रहे थे और कुछ इलेक्ट्रॉन जो बीच में रह जा रहे थे, अब उनका आप तापमान बढ़ाएंगे तो
तो तापमान बढ़ाइएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा भी बढ़ रहा है, तो जो बीच में गिर जा रहा तो उसको भी ऊर्जा मिलने के कारण अब वो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा। तो यहाँ का चालकता जो है बढ़ जाएगा, यहाँ का चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन आइए कुचालक में, तो अब बताइए ना, कितना भी आप इसका तापमान बढ़ा लोगे, इसके चालकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण क्या है कि ये तो पहले से भी विद्युत धारा की परवाह नहीं कर रहा था, और तापमान बढ़ाओगे तो मान लो पहले इलेक्ट्रॉन यहां तक जंप कर रहा था, अब यहां तक जाएगा, बस यही होगा। लेकिन चालन पट्टी तक नहीं पहुंच पाएगा। अब लकड़ी को आप कितना गर्म कर दीजिएगा तो उससे विद्युत धारा थोड़ी प्रवाहित होने लगेगा, समझिए बात को ना। तो इस कारण से कुचालक पर तापमान बढ़ाने से उसके चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यही आ गया नैज अर्धचालक, जो हम यहाँ पर चालक का बात किए ना, ये अर्धचालक में कि तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ा, इसी को कहते हैं नैज अर्धचालक। यानी वे अर्धचालक हैं जिनका तापमान बढ़ाइएगा तो बढ़ाने पर चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ के बात को ना। देखिए क्या है, ये सिलिकॉन का जालक है। हर सिलिकॉन परमाणु कितने आबंध कर रखा है, 4, क्योंकि सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझिए 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों के साथ साझा करके आबंध कर ले रहा है। तो एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल अगर आप देखोगे ना तो वो कुचालक होगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है। हीरे की तरह, हीरा में जैसे सब कार्बन के इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ रहता था, उसी सिलिकॉन में भी सब इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ। तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं फ्री, स्वतंत्र है ही नहीं, तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, कुचालक। लेकिन फिर क्या करते हैं ना कि इसका तापमान बढ़ाते हैं। देखिए ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक में विद्युत चालकता बढ़ती है। तापमान बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा कि कोई एक सिलिकॉन अपने जगह को छोड़ करके निकल जाएगा, तो अगल बगल वाले जो होंगे इलेक्ट्रॉन, अगल बगल वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र हो जाएंगे तो यही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। क्लियर है बात। तो नैज अर्धचालक जो है इसी को कहते हैं कि तापमान बढ़ाने पर विद्युत चालकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते थे या फिर इसके आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते थे कि तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक में ऊर्जा बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन उछलकर चालन पट्टी में आसानी से पहुंच जाते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये तो हो गया अपने पास नैज अर्धचालक, और उसके बाद एक और है अपने पास जो है बाह्य अर्धचालक। और बाह्य अर्धचालक में 2 प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग को एक टर्म पढ़ लेना है जिसका नाम है अपमिश्रण। समझिएगा, ये अर्धचालक का एक प्रकार था नैज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आइए अपमिश्रण पढ़ते हैं, तब फिर इसके दूसरे प्रकार को पढ़ेंगे। अपमिश्रण क्या है? अपमिश्रण का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं ना कि आप मान लीजिए वही समझ लो कि आदमी का पूरा मुंह में दांत है अपना 32 का संख्या मान लो है। अब उसमें एक दांत टूट गया तो एक दांत आप सीआर वाला लगा दिए, या एक दांत आप लोमड़ी वाला लाते कुत्ता वाला लगा दिए, तो ये हो गया डोपिंग, अपमिश्रण। अपमिश्रण का मतलब कि पूरे किसी एक शुद्ध क्रिस्टल के अंदर में किसी दूसरे पदार्थ को मिक्स कर देना एक आध 2 जगहों पर, यही अपमिश्रण कहलाता है। समझ के बात को ना। हाँ, अशुद्धि को मिश्रित करना है तो यह अपमिश्रण कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर शुद्ध सिलिकॉन, तो यहाँ बल्ब नहीं जल रहा है यानी कुचालक है। लेकिन अपमिश्रित सिलिकॉन यानी इसमें कुछ मिश्रित कर दिया जाए तो देखिए बल्ब जलने लगा यानी चालक बन गया। समझ गए। तो विद्युत धारा का प्रवाह तब होता है जब अपमिश्रण करते। देखिए समस्या, नैज अर्धचालकों की चालकता व्यवहारिक उपयोग के लिए बहुत कम होती है। समाधान क्या है? उचित अशुद्धि को उपयुक्त मात्रा में मिलाना, इस विधि को अपमिश्रण कहते हैं। देखो नैज अर्धचालक में विद्युत धारा कब प्रवाहित, जब तापमान बढ़ा रहे, लेकिन आपको चूंकि तापमान बढ़ाओगे तो बाकी पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी डिवाइस होगा उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो उसका बड़े स्केल पर यूज नहीं कर पाते। तो तापमान बढ़े भी नहीं और हमारा डिवाइस भी काम करने लगे सही तरीके से,
तो उसके लिए हम लोग अपमिश्रण का यूज करते हैं। और यह अपमिश्रण दो प्रकार का, एक इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि और एक इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। ठीक है, उचित अशुद्धि कहा जा रहा है ना, कि किसी अशुद्धि को मिश्रित कर देना। जैसे इंसान के दांत, मुंह में हम बोल दिए कि सियार का दांत लगा दिया जाए, तो अपमिश्रण हुआ। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां। आइए एक एक करके अब चर्चा करें। ये जो दो प्रकार आप पढ़ने जा रहे हो, ये बाह्य अर्धचालक का है। बाह्य अर्धचालक का अर्थ क्या है, कि जिसमें किसी अशुद्धि को मिश्रित करके उसके चालकता को बढ़ा दिया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि क्या है, आप सीखिए इसको। इसको एन प्रकार कह रहे हैं। देखिए, ई है ग्रुप 14 का सिलिकॉन का। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, 1 2 3 4 सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में। आई है वर्ग 15 ग्रुप 15 का तत्व, इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब हम क्या किए कि पूरे सिलिकॉन का क्रिस्टल देख रहे हो यहाँ, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये चारों इलेक्ट्रॉन से क्या कर ले रहा है, आबंध कर ले रहा है, ऐसे आबंध कर ले रहा है। अब क्या हो रहा है ना, कि आर्सेनिक जब गया, एएस गया तो 5 इलेक्ट्रॉन था, तो एक एक आबंध तो इधर से कर लिया, एक आबंध इधर से भी कर लिया, एक आबंध इधर से भी कर लिया, एक आबंध इधर से भी कर लिया। लेकिन आर्सेनिक के पास जो 5वां इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर स्वतंत्र बच गया। समझ गए बात को ना। अब ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन, जिसको यहाँ पर एरो में दिखाया, तो यहाँ पर इसको हम कर देते हैं कि जो 5वां इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र बच गया, क्योंकि आर्सेनिक के अगल बगल तो 4 ही सिलिकॉन है, तो 4 के साथ आबंध कर लेगा, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र बच गया। और जब ये 5वां इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र बच गया, तो इस 5वां इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होगा। एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि इस कारण से कह रहे हैं, क्योंकि देखिए शुद्ध क्रिस्टल के परमाणुओं के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, और जो अशुद्धि है उसके पास 5 था, तो इलेक्ट्रॉन धनी हुआ ना, जितना था उससे ज्यादा है। तो इस कारण से जब इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि है। और इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कहाँ पाया जा रहा, वर्ग 15 के तत्वों में। अब इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां यानी एन प्रकार अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है ना। जैसे देखिए, वर्ग 14 को वर्ग 15 के साथ अपमिश्रित करना। वर्ग 15 में 5 संयोजक तत्व इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बंध बनाते हैं, 5वां अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन विस्थानित हो जाता है, इसे एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है ना, इसको एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र बच जाता है, और यहाँ जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो इसी एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। इसके बाद फिर आइए, देखिए यहाँ पर फोटो जो बनाया गया है, देखिए आर्सेनिक जो है 4 तरफ से आबंध किया है, 5वां तरफ वाला इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है। यही लिखा गया है कि गतिशील इलेक्ट्रॉन। समझ के बात को ना, गतिशील इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत चालन में सहायता करते हैं। अब आइए अगला, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां, जिसको कहा जाता है पी प्रकार अर्धचालक। अब पी प्रकार अर्धचालक को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ग्रुप 14 वर्ग 14 के तत्व, फिर से वही 4 इलेक्ट्रॉन, फिर से 4 इलेक्ट्रॉन। अब समझना, हम वर्ग 13 के तत्वों को लेकर के आए, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा में। जैसे यहाँ बोरोन लाया गया, बोरोन के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। अब बोरोन और सिलिकॉन को मिक्स कर दिए, तो भाई बोरोन के पास तो बाह्यतम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन, तो वह तीनों तरफ से ऐसे आबंध कर लिया। सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो चौथा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ खाली रह गया, क्योंकि यहाँ पर ये खाली स्थान बच गया, यहाँ पर खाली स्थान रह गया। तो ये जो खाली स्थान बच गया, इलेक्ट्रॉन छिद्र रह गया, खाली रह गया। अब यहाँ पर उसी के कारण सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रह गया, तो यह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गति करेगा, और गति करेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि पी प्रकार अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छिद्र के कारण, होल के कारण। ठीक है, जबकि एन प्रकार में किसके कारण हो रहा था, तो एन प्रकार में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण।
लेकिन p प्रकार में आपका इलेक्ट्रॉन छिद्र के कारण। देखिए वर्ग 14 को वर्ग 13 के साथ अपमिश्रित करना। वर्ग 13 में केवल 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह स्थान जहां चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाता है। इलेक्ट्रॉन छिद्र कहलाता है। इसे p प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। इसे p प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो प्रकार के अर्धचालकों का बातचीत हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया गया फोटो में, यहाँ बोरोन है अपने पास, ये देखिए इलेक्ट्रॉन छिद्र बच जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन छिद्र बच जा रहा है। क्लियर है बात ना? क्योंकि तीन तरफ से तो बॉन्ड किया, चौथा तरफ से नहीं किया। अब देखिए एन प्रकार और पी प्रकार अर्धचालक का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका डायोड निर्माण में। आप फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स वाले हिस्सा में जब सेमीकंडक्टर पढ़िएगा, अर्धचालक पढ़िएगा, पूरा एक चैप्टर है आपका, तो वहां पर आप इसके बारे में डिस्कशन देखेंगे। तो डायोड हो गया। एन प्रकार और पी प्रकार का संयोजन परिशोधक के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में यूज किया जाता है। यह ट्रांजिस्टर सैंडविच संरचना एनपीएन, यानी एन प्रकार पी प्रकार एन प्रकार, पी प्रकार एन प्रकार पी प्रकार, रेडियो श्रव्य संकेतों की पहचान और प्रवर्धन में उपयोग किया जाता है। एम्पलीफायर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, आगे है सौर सेल में। सौर सेल में ये सिलिकॉन का प्लेट इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रकाश डायोड है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। यह सिलिकॉन का ही क्रिस्टल होता है और इसमें अशुद्धियां उपस्थित होती है। तो ये पी प्रकार और एन प्रकार अर्धचालकों का उपयोग हो गया। बाकी 13 और 15 को मिलाकर, 12 और 16 को मिलाकर के हम लोग क्या बना सकते हैं? जैसे 13 15 तो इंडियम है और एसबी है, स्टेबिन है। ठीक है, यहाँ देखो एंटीमनी इसको कहते हैं। यहाँ पर क्या है? अल्युमिनियम और फास्फोरस है, गैलियम और आर्सेनिक है। गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक त्वरित प्रतिसंवेदी होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? ये अर्धचालक हो गए। ग्रुप 12 और 16 को मिलाकर भी क्या बना सकते हैं हम लोग? अर्धचालक बना सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, हालांकि इसका यूज कर नहीं पाते हैं। संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड, संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं इनमें भी आपका धातुई गुण ही पाया जाता है, जिस कारण से बेहतर तरीके से विद्युत धारा का प्रवाह कर पाते हैं। ठीक है ना, धातु के ऑक्साइड है तो विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। आगे बढ़िए और आइए अब 10 क्वेश्चन पर जो आपके पूरे इस टॉपिक का रहा। पहला क्वेश्चन, धातुओं की चालकता की कोटि क्या है? तो आपको बोला गया कि 10 के पावर 7, 10 के पावर 7 होता है धातुओं के लिए। विद्युत रोधी ठोसों की चालकता का परास 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 प्रति ओम प्रति मीटर। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। ठीक है ना। धातुओं के विद्युत चालन किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रॉनों के कारण। बैंड सिद्धांत के अनुसार विद्युत रोधी में ऊर्जा अंतर कैसा होता है? बहुत अधिक होता है ना। ऊर्जा अंतर क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अब आइए आगे, सिलिकॉन को आर्सेनिक के साथ डोप करने पर कौन सा अर्धचालक बनता है? तो कौन सा बनेगा? एन प्रकार, क्योंकि सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन, आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि होगी। पी प्रकार अर्धचालक में आवेश वाहक होता है, तो पी प्रकार में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन छिद्र। लेकिन यही एन प्रकार में पूछे होता तो क्या बोलते? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, GaAs गैलियम और आर्सेनिक, तो गैलियम 13 और आर्सेनिक 15। CrO2 का व्यवहार किसके समान होता है? तो धातु के समान। ठीक है, क्रोमियम है ना, धातु है, क्रोमियम ऑक्साइड है, तो धातु की तरह है क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह होगा। सौर सेल में किस युक्ति का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश डायोड का उपयोग किया जाता है सौर सेल के अंदर। क्लियर होगी बात? तो ये अपने पास टोटल 10 सवाल रहे इस चैप्टर से, इस टॉपिक से। ठीक है, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए एक सार्थक मेहनत कर रहे हैं, जिससे आप कुछ सीख पा रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्ड हो पा रहा है, आप मजबूत बन पा रहे हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको लगता है कि आपके जैसे पढ़ने वाले लोगों तक ये वीडियोज पहुंचने चाहिए, तो आप उनको शेयर जरूर कीजिएगा। और ये आप ही के हिस्से का काम है। मेरे हिस्से का काम था सही तरीके से आपको पढ़ा देना, जरूरत पड़ने पर सही तरीके से आपको गाइड कर देना। बाकी इसको सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, यानी इस चैनल को बड़े स्तर तक ले जाने का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ठीक है, ये जिम्मेवारी आपको निभाना है कि ये चैनल कितने लोगों तक पहुंचेगा, कौन कौन इसको जानेगा, आप किस तक इसको पहुंचाना चाहते हैं,
इसमें मदद आपको करनी होगी, क्योंकि ये आपका चैनल आप मानकर चलो। हम जितना ज्यादा ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा मेहनत, उतना ज्यादा तरीके और बढ़ाएंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आपको हम सिखा सकें, पढ़ा सकें और आपको आपके भविष्य के लिए तैयार कर सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हमारा मानकर चलिए कि लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर में इंटर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।